कि जब से नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में आए हैं, राजनीति ने अपने स्वरूप को बदला है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो क्या जो असली खेल है वो कैमरे के पीछे चल रहा है? अरे भगत दा, क्या कर रहे हैं आप? आज तक के सम्मानित पत्रकार से कह रहे हैं कि चाय पिला। आज न्यूज़ चैनल्स वो सच दिखाते हैं या फिर सिर्फ टीआरपी रहेंगे? सच नहीं दिखाएंगे तो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है गोदी मीडिया। आप क्यों देश की जनता को नहीं समझा पा रहे हो कि आरएसएस, भाजपा और ये राहुल गांधी आप बोलते रहते हैं कि मित्र पुलिस नहीं रहे अब उत्तराखंड पुलिस हो गई आपको। ऐसे वो गए केजरीवाल जी और ऐसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव उप्रेती और आप देख रहे हैं द वैभव उप्रेती शो। आज का हमारा एपिसोड सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि सत्ता, मीडिया और राजनीति के अंदर की दुनिया को समझने की एक कोशिश है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसा नाम जो कि काफ़ी समय से उत्तराखंड की राजनीति और मीडिया गलियारों में तेज़ी से चर्चा में है। सूचना विभाग से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी और सत्ता के बेहद करीब हम बात कर रहे हैं दर्जा राज्य मंत्री सूचना विभाग ध्रुव रौतेला जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। अभी हमने देखा रिसेंट में बीजेपी की एक ऐतिहासिक जीत हुई, आपको भी ढोल नगाड़ों के साथ सेलिब्रेट करते हुए देखा। कैसा लगा सर आपको उस चीज़ में? बहुत अच्छा लगा। बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक हैं आरएसएस के जी। और बाद में विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे एबीवीपी कहा जाता है जी। उसके कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। नैनीताल डीएसबी कॉलेज के ज़माने से फिर लगातार जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों में, पदों में काम किया है। लंबे समय से मीडिया पैनलिस्ट के रूप में डिबेट्स में बैठा हूँ, लड़ाई किया, झगड़ा किया, सब किया जी। और विपरीत परिस्थितियाँ भी देखी हैं विपक्ष में रहते हुए। अच्छा स्वाभाविक है लगना। हमारी जो जीत हुई है वो ऐतिहासिक है। आपने सही कहा, इट वाज जस्ट लाइक अ हिस्टोरिक विन फॉर अस बिकॉज लाइक आफ्टर 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस यस। अब भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की पुण्य धरा पर, जो कि रविंद्र बाबा टैगोर जी की पुण्य भूमि है, और हमारे पार्टी के जनसंघ और भाजपा खासकर के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जी। उनकी भूमि पे, उनकी तपस्थली पे भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार आज़ादी के 78 वर्ष बाद कमल खिलाया है, भगवा लहराया है। तो हर कार्यकर्ता को खुशी होना स्वाभाविक है। जी सर, बिल्कुल। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जो कि थोड़ा खतरनाक भी है। मीडिया ज़्यादा ताकतवर है या राजनीति? दोनों की अपनी अपनी ताकत है। मीडिया को देखिए, राजनीति है तो डेमोक्रेसी है ना, जी। पॉलिटिक्स है तभी डेमोक्रेसी है। और भारत को तो डेमोक्रेसी का, इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड जी। और सबसे पुरानी भी है। तो भारत का लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, राजनीति उतनी अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी। जब से नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में आए हैं, राजनीति ने अपने स्वरूप को बदला है। आज एक नई दिशा में पॉलिटिक्स जा रही है और आप जानते हैं कितने ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है भारत देश, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है हमारा देश, भारतवर्ष। और जो पहले विदेश में हमारी एक सांपों का देश कहा जाता था, सपेरों का देश कहा जाता था, आज भारत की स्थिति उससे अलग है। फ्रांस में अगर प्रधानमंत्री पैर रखते हैं तो मैक्रोन, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनको रिसीव करने एयरपोर्ट आते हैं। इट्स अ बिग थिंग। भारत अब बदल रहा है और क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना मीडिया भी स्ट्रॉन्ग होगा। आपने कहा स्वाभाविक रूप से दोनों स्ट्रॉन्ग है अपनी अपनी जगह पे, इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है। मीडिया को कहा जी। गया है। तो क्या जो असली खेल है वो कैमरे के पीछे चल रहा है? इन द सेंस इन द सेंस, जैसे जब हम राजनीति की बात करते हैं, जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, जब हम पीआर की बात करते हैं, तो क्या कैमरे के पीछे भी सारी डेमोक्रेसी का पीआर ये सब देखा जाता है? नहीं, नहीं, देखिए स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो जनता है।
जी। पीपल, और हमारी डेमोक्रेसी को कहा भी गया है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। तो पीपल इज मतलब जो हम कहेंगे आम जनमानस है, जो जी। जनता है, ठीक है, वही इम्पोर्टेंट है। ये तो परिस्थितियां हैं। जी। जिस जमाने में मैं पत्रकारिता करता था, आज आपने इतना हाई फाई स्टूडियो और ये सब लगा रखा है, इतने महंगे महंगे कैमरे, लाइट्स, और ये पॉडकास्ट का ज़माना। जब हमने पत्रकारिता शुरू करी थी, वो भी आज तक जैसे चैनल में, जी। तो हमारे पास एक डीवीआर होता था, छोटा सा कैमरा, जी। ठीक है, इतनी छोटी कैसेट होती थी। जी। किस विषम परिस्थितियों में हम सोचिए शूट करते होंगे, जी। ठीक है। उसके बाद वो कैसेट को क्या करते थे, संभालते थे, संभालते थे। उसको टेपिंग करते थे, जी। उसमें फिर लिखा जाता था, फिर रोडवेज के ड्राइवर के थ्रू आईएसबीटी दिल्ली जाती थी, जी। फिर वहाँ आज तक झंडेवालन के ऑफिस से कैब आती थी, उसको लेके जाती थी, तब 10 घंटे में हमारी स्टोरी चलती थी। समझ रहे हैं आप? जी। आज आपके पास व्हाट्सएप है, या पॉडकास्ट है, इतनी नई नई आधुनिक तकनीकें हैं, तो राजनीति भी तकनीक के हिसाब से चल रही है। यदि आपको लगता है कि पॉलिटिक्स आज के ज़माने में इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से चल रही है, तो मैं उसको नहीं मानता हूँ। वो एक पार्ट है, पार्ट है। ठीक है, चमकाने का हो सकता है जो आपने कहा, हम्म। लेकिन असली राजनीति लोगों के विश्वास को जीतने की होती है, मन को जीतने की है, हृदय को जीतनी है। अब बंगाल इसका परिणाम आपने अभी देखा है। अगर आम बंगाली मानुष के अंदर एक भाव नहीं होता कि इस बार परिवर्तन लाना है, ममता दीदी को आउट करना है जी। और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, तो होता नहीं ना। इंस्टाग्राम या फेसबुक थोड़ा सत्ता ला सकता है, जी। ठीक है, मैं मानता हूँ इट इज़ अ पार्ट, वो भी पब्लिसिटी का एक पार्ट है, लेकिन असली लोकतंत्र में अगर कोई है तो वो जनता है। आज लोग आपको सत्ता और सिस्टम के काफ़ी करीब मानते हैं, लेकिन शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? ये सत्ता और सिस्टम के करीब होना नहीं हो रहा तो अलग चीज़ है। जी। शुरुआत तो बहुत संघर्षों भरी रही, स्ट्रगल रहा। जी। जन्म हुआ से पूर्व एक दो दिन पूर्व, माफ़ कीजिएगा, पिताजी का देहांत हो गया। माताजी हमारी 21 वर्ष की थी। भीमताल शहर में ही मेरा जन्म हुआ है, नगर में। और उस ज़माने में आपको शायद पता होगा कि जो हमारी पैरामिलिट्रीज़ हैं, ये भी फ़ोर्स का ही एक अंग है। जी। अब तो पूरा जैसे आर्मी को सुविधाएँ हैं, हाँ। पैरामिलिट्रीज़ को भी हैं। अरे! उस ज़माने में दुर्गम दूरस्थ क्षेत्र से, क्योंकि पिताजी एवलॉन्च में उनका को नुकसान हुआ था और फिर दिल्ली में उनकी डेथ हो गई। जी। एरियन हॉस्पिटल होता था। उस ज़माने में सुविधाएँ कम थी, वो थी, और बॉडी भी, जबकि भीमताल बहुत एक ऐसा नहीं है कि दूरस्थ था या रोड नहीं थी। नैनीताल जिले का एक प्रमुख जी। टाउन है, तो दिल्ली से वहाँ भी बॉडी ला पाना मुश्किल हुआ और अंत्येष्टि पिताजी की वहीं कर दी गई। और हमारी माताजी को 8 या 9 दिन बाद होश आया, क्योंकि जब 1-2 दिन बाद लोग आते हैं ना बच्चे को देखने, जी। जी। तो बतासा लाते हैं या कुछ पहाड़ में जो परंपरा होती है स्वीट्स लाने की, तो वो कुछ औरतें, महिलाएं कानाफूसी कर रही होंगी, झाड़ी से हुई हो, तो इसी चीज़ों में माताजी बताती हैं कि वो उनको कुछ आभास हुआ, शक हुआ, और वो बेहोश हो गई। 8-9 दिन बाद जब होश आया, तो बड़ी विषम परिस्थितियों में जीवन की शुरुआत हुई है कि माँ का दूध भी हमने 8-9 दिन बाद पिया। बताया जाता है कि दादी और नानी हमें रुई से ऐसे वो गाय का दूध जो है उसके दूध पिलाते थे। उससे पिलाती थी। स्ट्रगल किया, फिर भीमताल गए अच्छे स्कूल में माताजी ने, जिसको हारून माइनर स्कूल आपने सुना होगा, माइनर। वहाँ हमने पढ़ाई करी। और मैं अपने स्कूल मैनेजमेंट का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 50% स्कॉलरशिप दी। आईटीपीपी का धन्यवाद देता हूँ कि ग्रेजुएशन तक मेरी पढ़ाई का खर्चा जो था वो आईटीपीपी है फैमिली ने उसको पूरा किया था, और माताजी ने बहुत स्ट्रगल किया। वहीं से पढ़े और फिर वहाँ से इंटरमीडिएट किया, फिर डीएसबी कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर आपका बीकॉम किया, फिर डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया, फिर मास्टर इन जर्नलिज्म किया, फिर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे एमबीए कहते हैं वो किया, फिर मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस किया। तो 3 बार मास्टर की डिग्री हासिल की और अच्छे गुरुओं की संगत मिल गई शुरू में ही। और बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही, क्योंकि भीमताल से आना जाना उस ज़माने में अभी भी याद है मुझे, जीप से अगर आप आओ तो भवाली तक 10 और 10 नैनीताल 20-40 रुपये रोज़ का खर्चा होता था। लेकिन फर्स्ट ईयर में ही एक सेकेंड हैंड स्कूटर मिल गया 8,000 रुपये में। और बजाज चेतक। बजाज चेतक नहीं था, वो था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। एलएमएल वेस्पा भी नहीं था, एक उससे पहले आता था, अभी थोड़ी देर में याद आएगा तो आई विल रिमाइंड यू। ओके। तो 28 रुपये लीटर तब तेल होता था। जी। जी। हमने कहा खर्चा भी है, माताजी का संघर्ष भी है, हाँ जी। तो ऐसे ही इंटरव्यू दिया। तो नया नया राज्य बना था वर्ष 2000 में, तो एक बद्री विशाल करके नया अखबार
राम प्रकाश तिवारी जो नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे थे आपका हरिद्वार में, जी। और वो उसके संपादक थे, और उस अखबार में काम करने का मौका मिला, और शुरुआत में 8,000 रुपये भी मिल गए, फैक्स मशीन मिल गई, ऑफिस मिल गया, ऑफिस भी मिल गया मात्र 19-20 साल की आयु में, और खर्चा भी निकलने लग गया। तो वहीं से फिर पत्रकारिता की शुरुआत हो गई। जी लेकिन पत्रकारिता से राजनीति तक का सफर आसान नहीं होता। जी। कभी डर लगा कि लोग क्या कहेंगे, ये भी सिस्टम का एक हिस्सा बन गए हैं अब? नहीं, डर जैसी कोई बात नहीं थी, जी। अमूमन होता है। हम्म, एक किस्सा आपको बताऊंगा, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी आज स्वर्ग में है। जी। एक दिन क्या हुआ कि मैं आज तक का पत्रकार था और देहरादून में पोस्टेड था, जी। और संडे का दिन था। हम्म, प्रकाश पंत जी के साथ एक सीनियर लीडर है, मैं भूल रहा हूँ, उन्हीं के लेवल के कैबिनेट मिनिस्टर। वो 17 कैंट रोड जो आवास है, वो माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का बहुत 15-20 वर्ष तक आवास रहा, वहाँ गणेश जोशी जी रहते मंत्री। तो आई वॉज लाइक, ऐसे में आया तो प्रकाश पंत जी और वो, मैं भूल रहा हूँ कौन से मिनिस्टर थे, कोई था एक, दो लोग ऐसे बैठे थे और माननीय कोश्यारी जी आगे बैठे थे, और उस वक्त शायद कोश्यारी जी नेता प्रतिपक्ष थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, और हम विपक्ष में थे। हाँ, प्रकाश पंत जी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, हम विपक्ष में थे, तिवारी जी की सरकार थी। हाँ राइट, क्योंकि आपने बहुत टफ क्वेश्चन किया, उसका आंसर मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रहा हूँ। तो वो आए तो उन्होंने, मैं गया तो मैंने प्रणाम किया प्रकाश पंत जी को, तो इतने में आदरणीय कोश्यारी जी, क्योंकि मैं उनको बाबूजी बुलाता हूँ, आप सब जानते हैं, किसी से छुपा भी नहीं है, उनका मेरा एक ईश्वर का दिया हुआ ऐसा रिश्ता है कि, तो उन्होंने मजाक में कहा संडे का दिन था, अरे ध्रुव अंदर राजू से कहना, वो राजू भैया आज भी उनके साथ हैं देहरादून में, अगर आप जाएंगे हाँ। चाय, कि वो प्रकाश पंत जी को चाय पिलाओ। तो प्रकाश पंत जी वाकपटू थे, ही वॉज वेरी थॉरो जेंटलमैन एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन। अरे भगत दा, क्या कर रहे हैं आप, आज तक के सम्मानित पत्रकार से कह रहे हैं कि चाय पिला। जी। तो आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर दे रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो तब वो बाबूजी ने उनको, कोश्यारी जी भी बहुत ज़्यादा एकदम रिएक्ट करते हैं रेट करते हैं। आंसर, तो उन्होंने बोला अरे वो घर के बाहर आज तक का पत्रकार है, छुट्टी का दिन है, और घर के अंदर वो परिवार का बच्चा है, तो मैं उससे ध्रुव से कह रहा हूँ कि आपको चाय पिलवाए करके। तो ऐसे मेरे ऊपर भगवान की दया से कभी लांछन नहीं लगे, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी नहीं है, शायद सबसे ज़्यादा इंटरव्यू मैंने उनके किए, जब बंसीधर भगत जी से वो हार गई थी, मैं जी में था, और आज भी मैं अभी जो ये दायित्व आप कह रहे हैं मिला है, तो मैं बड़ी प्राउडली कह रहा हूँ, और ये ईश्वर की मतलब एक अपने को मैं वरदान मानता हूँ, या वो मानता हूँ कि हल्द्वानी के कांग्रेस का कोई ऐसा लीडर नहीं होगा, या प्रदेश के कोई एक्स विधायक कांग्रेस के, या जो बड़े लीडरान हैं, उन लोगों ने भी मुझे बधाई दी है। लंबे कालखंड रहा है पत्रकारिता का, तो लोगों से संपर्क रहा है, लोगों से एक व्यक्तिगत रिलेशन है, तो कभी मेरे पत्रकारिता जीवन में मेरे ऊपर ये ठप्पा तो नहीं आया कि मैं संघ विचारधारा और बीजेपी का हूँ, आज तक किसी ने नहीं कहा ऐसा। सूचना विभाग में उपाध्यक्ष के रूप में जी आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है सर? देखिए, सूचना विभाग तो उसका एक अंग है, ठीक है। इसीलिए मीडिया एडवाइजरी कमेटी, मीडिया सलाहकार समिति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है, और इसका जो दायित्व है वो कम्युनिकेट करना है, ओके। एक ब्रिज, एक सेतु के रूप में पत्रकारों के और सत्ता के बीच में, सत्ता के बीच। ठीक है, पत्रकारों के दुख सुख, पत्रकारों की समस्याएं, उसको हल करना, सरकार से लगातार बनाए रखना, और जो उससे जुड़ा हुआ विभाग है जो आपने कहा, उसको DIPR कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। उसके दो पार्ट हैं, एक सूचना है, सूचना आप तक पहुंचानी, आप तक मतलब जनता तक, हर व्यक्ति तक, आम जनमानस तक, अंतिम छोर पे, चाहे वो धारचूला मुंशियारी में चला, अब तो मीडिया इतना है कि हर जगह सबके पास स्मार्टफोन है, सब देख रहे हैं, सूचना। और दूसरा है जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन, तो सरकार की जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज हैं, वो हर व्यक्ति तक उसकी रीच जाए, उनको फ़ायदा मिले, वो जाने, और उसका वो फ़ायदा लाभ उठाए। अमूमन होता है, आपको पता है ना, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, है ना, और आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो उस डिपार्टमेंट का ये काम है कि इसलिए आप देखते होंगे यूनिपोल्स कहीं भी लगे हैं, रेलवे स्टेशन पे, रोडवेज स्टेशन पे, ठीक है, रोडवेज की बसेस पे, इवन ट्रेन्स में, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी आ गए हैं, और अखबार में भी आप देखते होंगे सूचना जनसंपर्क विभाग का लगातार
सरकार की पॉलिसीज को लेके विज्ञापन आते रहते हैं। जी। तो ये 2 उसके पहलू हैं, पार्ट है। ओके सर, सच बताइए, आज न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो सच दिखाते हैं या फिर सिर्फ टीआरपी रह गई है? सच नहीं दिखाएँगे तो टिके कहाँ रहेंगे? जनता तो बहुत आजकल होशियार है। आपके होशियार है, दे नो एवरीथिंग। तो टीआरपी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जी। क्योंकि संपादक स्तर पे भी मैं रहा हूँ और नीचे से शुरू किया है मैंने पत्रकारिता को, जीवन को। टीआरपी अगर नहीं होगी तो विज्ञापन नहीं मिलेगा चैनल को, आपकी रीच नहीं होगी तो आपकी पूँछ भी नहीं होगी, ठीक है ना? और जो क्या कहते हैं आजकल सीधी भाषा में, जो दिखता है वो बिकता है। तो टीआरपी भी ज़रूरी है, तो उसी के लिए थोड़ा बहुत मिर्च मसाला आप जो देखते हैं, हाँ। वो भी परोसा जाता है, लगाया जाता है, दिखाया जाता है। और हर चैनल की अपनी-अपनी एक क्लास है। क्लास। अगर आप एनडीटीवी देख रहे हैं तो एनडीटीवी को उसका एक अलग लोग देखते हैं, आज तक है तो उसको अलग देते हैं, इंडिया टीवी है तो उसको अलग देखते हैं, आज रिपब्लिक भारत भी आजकल चलता है। जी। तो हर चैनल के व्यूअर्स अपने सेट है। उँगली जैसे समझ रहे हैं ना? जी, अब मैं खुले मन से कह रहा हूँ, कोई अन्यथा भी ना ले, हाँ, क्योंकि अ, आज भी मैं सबसे पहले अगर अखबार आता है घर में तो कई आते हैं, हाँ। सबसे पहले अमर उजाला ही हाथ में आता है। हाँ। आदत है ना, हाँ। बचपन से आदत है, 5वीं छठी कक्षा से मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। जी। मेरी 2 बेटियाँ, उनको भी मैं कहता हूँ, आजकल के बच्चे आपको पता है बहुत न्यूज़पेपर और वो दे आर नॉट एडिक्टेड हमारे। और चैनल जब भी मैं खोलता हूँ, जब भी मैं आज तक में रहा हूँ जी। इतने वर्षों तक, जी। तो पहला जब खोलता हूँ तो एनडीटीवी इंडिया ही खुलता है मेरे से। जी। उसके बाद हम चेंज करते हैं, देखते हैं। तो हर व्यूअर का अपना एक माइंडसेट है, टेस्ट है। टेस्ट है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है गोदी मीडिया। आप मीडिया बैकग्राउंड से हैं। क्या आज मीडिया सच में इंडिपेंडेंट है? मीडिया सच में इंडिपेंडेंट है। आप मुझे कहाँ बात के रख रहे हो? जी। हावेवर यू मतलब वैसे आप ठीक है कि आप प्रत्यक्ष मीडिया के रूप नहीं हो, कोई जी। चैनल में या अखबार में काम नहीं कर रहे हो, जी। लेकिन ये जो गोदी मीडिया वर्ड है, ये जो कम्युनिस्ट हैं, जी। जिनका एक तरीके से कब्जा रहा, कब्जा रहा। आज़ादी से पूर्व भी, आज़ादी के बाद भी, बाद। सारे संपादक, सारे चैनल्स में एक वर्चस्व रहा, जी। एक उस लेफ्ट विचारधारा का। तो वो जब परेशान हुई मोदी जी के आने के बाद, जी। जी। तो उन्होंने इसको एक शब्द दिया, गोदी मीडिया। राइट। अब ये आप बताइए ना कि मोदी जी अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो पकड़े जाएंगे ना। सही बात है। आज ये हमारी मोदी जी की तीसरे टर्म की सरकार है। जी। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ चलो आप एक बार को गोदी मीडिया कह रहे हैं, 60% होगा ना, 55% होगा, 70 तो नहीं हो सकता, 60 हो सकता है ना। क्या भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 100% लोग पसंद करते हैं? आप बताइए, नहीं करते ना। नहीं। हमारा भी अपना कई राज्यों में बीजेपी पीछे भी है, लेकिन कई राज्यों में आज आगे हैं, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। पश्चिम बंगाल में कल हमें जीत मिली है। तो क्या जो हमारा अगेंस्ट का मीडिया है, क्या उनको इश्यूज नहीं मिलते? दिखाए ना, वो क्यों नहीं दिखा रहे? जब 3 बार की मोदी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ, वो अनैतिक कार्य नहीं हुए, कोई बड़ा करप्शन नहीं हुआ, तो आप दिखाओगे क्या? कुछ ना कुछ उनको बोलना है तो वो गोदी मीडिया बोलते हैं। अरे पत्रकार तो वही हैं, पत्रकार बदल गए क्या? वही श्वेता सिंह आप आज तक में देख रहे हो, वो आपके कांग्रेस के टाइम में भी थी। वही दीपक चौरसिया आप देख रहे हो, वही सुमित अवस्थी देख रहे हो, वही आपके रजत शर्मा जी देख रहे हो। क्या रजत शर्मा कांग्रेस को नहीं दिखाते थे? उनके क्या आपकी अदालत में उनके इंटरव्यू नहीं आते थे? हैं? क्या प्रणव रॉय एनडीटीवी के चैनल में अलग थे, राजदीप से अलग थे? कहाँ बदले हैं कोई? वही लोग तो हैं, वही रवीश कुमार है, वही पुण्य प्रसून वाजपेयी है, वही अजीत अंजुम है। ठीक है ना, दे दिया कुछ भी डिफेम करने का। अगर आप खुले मन से कह रहा हूँ, अगर आप गोदी मीडिया कह रहे हो, तो आप भी तो फिर चमचा कांग्रेस मीडिया हो, जो बिना बावजूद के मोदी जी के पीछे पड़े रहते हो, अनर्गल अनाप शनाप चीजें उसको हाइप करने की कोशिश करते हो। जनता उसको फिर अस्वीकार क्यों कर रही है? रिजल्ट तो सामने है। आफ्टर ऑल तो मीडिया कुछ नहीं है ना, है तो जनता, है ना। और रिजल्ट ध्रुव राठी बोल रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट तो नहीं मिल रहा ना। पश्चिम बंगाल क्यों जीती फिर भाजपा? बताइए ना। सही बात है। मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है, लाखों हजारों कार्यकर्ताओं का हमारा संघर्ष, तप तपस्या, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों प्रचारकों का जो जीवन खपा है, ठीक है ना। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच थी, वो आज बंगाल में आई है ना। क्यों मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ आपके वैभव के इस शो के माध्यम से, कि अगर आपको लगता है गोदी मीडिया है
और आप लोग 10% हो, 20% हो, 30% हो, तो आप भी तो हो ना, आप भी तो हो शक्ति। तो आप क्यों देश की जनता को नहीं समझा पा रहे हो कि आरएसएस, भाजपा और जो ये राहुल गांधी अनाप शनाप बोलते रहते हैं कि हम लोग गलत हैं, करप्ट हैं, फासिस्ट हैं। आप कहो, जनता कहे, फिर बंगाल क्यों जीते हैं हम? सही आफ्टर बात ऑल बताइए ना आप। सही बात है। अच्छा, लेकिन जनता को लगता है कि मीडिया अब पत्रकारिता नहीं, सिर्फ पीआर बन के रह गया है। इसमें आपका क्या कहना है? जनता को कहाँ लग रहा है? जनता का मानना है ये चीज़ कि जो मीडिया है हम्म, वो सिर्फ पत्रकारिता, जैसे आपके टाइम का, आज आपका जो समय था, जी वो ना रह के अब एक सिर्फ पीआर ब्रांडिंग रह गया है, जिसमें व्हाट्सएप में ब्रांडिंग हो, चाहे इंस्टाग्राम में हो, जहाँ जहाँ पे हमारा यूथ है वहाँ पे एक पीआर ब्रांडिंग के तौर पे ज़्यादा। ये क्या लगता है आपको कि ये चीज़ उसके देखिए, मीडिया के दो पहलू है ना। जी आप सोशल मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया से अगर तुलना करोगे तो इट विल लाइक गलत चीज़ होगी। ओके और पहले दिन से जब से मैंने ज्वाइन किया है, जी मैं अपने सारे जिले के सूचना अधिकारियों को भी लिखने वाला हूँ, जी डायरेक्टर महानिदेशक से भी बात करने वाला हूँ जी कि आज की डेट में वी हैव टू डिफरेंशिएट। जो सोशल मीडिया है, जी जो यूट्यूबर हैं, रील मेकर्स हैं, जी ये एक अलग पार्ट है। जी और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो संपादक लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, जी रिपोर्टर हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, जी वो अलग मीडिया है। राइट समझ रहे हैं ना? तो दोनों को घालमेल करेंगे तो दिक्कत आएगी। राइट पीआर और ब्रांडिंग जो कर रहा है वो ऐप कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहा है, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये वाले माध्यम। वो मीडिया को कम से कम अलग रहना देना चाहिए। और तभी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया बचा रहेगा और जिसको हम कहते हैं कि परंपरागत पत्रकारिता, जी राइट, ट्रेडिशनल जर्नलिज्म, उसका बचे रहना बहुत ज़रूरी है इस देश एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। अच्छा, कभी किसी नेता का आपको फ़ोन आया कि ये खबर मत चलाओ, जब आप पत्रकारिता में थे? मैं प्रिंट में भी रहा हूँ, जी टीवी में भी रहा हूँ, जी राइट, इलेक्ट्रॉनिक, जी हिंदी की भी की, अंग्रेजी की भी है, ठीक है। बिकॉज आई वॉज दी ओनली बाइलिंगुअल जर्नलिस्ट दैट टाइम। ओके और कॉन्वेंट स्कूल से था, तो राइट आज तक के आपको जानते हो ना, दोनों थे। जी आ, हिंदी वाला आज तक भी और इंग्लिश वाले को टीवीटीएन कहते थे तब, और अब तो इंडिया टुडे भी कहने लगे हैं। तो दोनों के लिए मैं करता था, अखबारों में भी किया। लेकिन ये सौभाग्य की बात है, खुले मन से कह रहा हूँ, जी मुझे आज तक कभी किसी का फ़ोन नहीं आया कि ये खबर मत छापो या ना चलाओ। हाँ, छपने के बाद, चलाने के बाद नाराज़ ज़रूर हुए। ओके। कौन हुए मत पूछना, कई लोग हुए। जी। तो मतलब हम ये माने कि जो डेमोक्रेसी है वो व्हाट्सएप कॉल और पीआर पे चलती है? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। डेमोक्रेसी एक स्वतंत्र हॉर्स है, घोड़ा है, ओके और वो अपने मिजाज से चलती है। ठीक है एक दौर था कि अ, नेहरू खानदान इंडियन डेमोक्रेसी को लीड करता था। जी एक दौर आया कि अटल जी आए, जी। अब नरेंद्र मोदी जी का दौर चल रहा है। अच्छा, आज आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि एक टाइम था आप माइक लेके सवाल अच्छा। पूछते थे और आज आप खुद सवालों का जवाब दे रहे हैं? कैसा लग रहा है जब कुर्सी बदल जाती है? ये अजीब क्यों लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके पहली बार मुझे खुद से प्रेम हो रहा है ओके कि जिस विभाग में या जिस डिपार्टमेंट में या जिस सूचना और जनसंपर्क में आपने पत्रकारिता शुरू की, जी जिसके कार्यालय के आप चक्कर लगाते थे जी जी मान्यता प्राप्त पत्रकार बनने के लिए जी या और चीज़ों के लिए, हम्म, और सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए पत्रकारिता हमने शुरू की, और फिर टेस्ट भी था, हम्म, बिकॉज वन ऑफ माई क्लासमेट इज अ सीनियर IAS, अभी यूपी कैडर में। ओके 6 ऑफ माई क्लासमेट आर कर्नल, अभी आर्मी में, ओ, एक कमांडर है, ओके और कई सारे लेक्चरर्स हैं। एम्स में 2 डॉक्टर हैं, जी सबसे बड़ा ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का मेरा क्लासमेट है मणिपुर का, ओके ठीक है ना। तो कई बार बीबी भी कहती थी, आपके दोस्त तो इतने बड़े बड़े, आप क्या हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, क्या है, अब नेता को आदमी क्या कहता है, आप क्या है, जी जैसे पॉलिटिशियन। और पत्रकारिता भी मुख्य धारा की छोड़ दी थी, जो कमाई वाली थी, जो तनख्वाह जी आती थी या कमाते थे। तो आज प्राउड क्यों नहीं फील होगा? अच्छा लगता है कि उसी विभाग में आज मंत्री बने हैं, उच्च पद पे हैं। और इसके लिए धामी जी को विशेष रूप से उनका आभार प्रकट करते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं सर बीजेपी में डिसिप्लिन बहुत है, लेकिन अंदर ही अंदर गुटबाजी भी है। क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, बीजेपी एक दल है ओके और विचारधारा संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो एक वटवृक्ष है RSS, उसकी शाखाएं कई हैं, आपने देखा होगा। बजरंग दल भी है, विद्यार्थी परिषद भी है, वैसे एक भारतीय जनता पार्टी भी है, और अनुशासन संघ परिवार से ही आया है। बहुत जो हमारे वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रॉन्ग है जी कि लोगों को पता भी नहीं चलता। अभी हमारे वहाँ 10 महीने बाद उत्तराखंड में चुनाव प्रस्तावित है, और आप यकीन नहीं करोगे, हमारे वहाँ बूथ लेवल तक
मैनेजमेंट अभी से तैयार है। अगर आप कल तैयार करोगे जी। चुनाव, तो जी। भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता भी रेडी है। ओके। ठीक है? हुँ। हमारे वहाँ व्यक्ति नहीं, दल देखा जाता है और दल से भी ऊपर राष्ट्र देखा जाता है। मैं तीसरे स्थान पर है, दल दूसरे स्थान पे है, राष्ट्र प्रथम स्थान पे है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो अध्यक्षीय प्रणाली है, जो संगठन है, आप बताइए ना, क्या आपने वैभव उप्रेती ने या मैंने, ध्रुव रौतेला ने, मुझसे 1 वर्ष बड़े नितिन नवीन जी ने स्वयं सोचा था आज से 6 महीने पहले या साल भर पहले कि इतने बड़े राष्ट्रीय दल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आज पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है जी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, उसके नितिन नवीन जी अध्यक्ष बन जाएंगे? सोचा था? दिल से बताइए, नितिन नवीन जी ने भी सोचा था? नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ आपका नाम काफ़ी जुड़ा रहा। उन्होंने आपकी ज़िंदगी में कितना रोल निभाया सर? भगत सिंह कोश्यारी जी जब ऊर्जा मंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी की सरकार में, मैंने आपको बताया ना कि मैं नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है नया पत्रकार था, कम आयु थी, 19 या 20 वर्ष रही होगी। तो नैनीताल क्लब में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ऊर्जा मंत्री के रूप में। बलिया नाला बहुत बड़ी समस्या है और कोश्यारी जी ने बेहद अच्छा काम ऊर्जा मंत्री रहते हुए किया और उसके बाद वो मुख्यमंत्री भी बने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे 2 क्वेश्चन पूछे और उन्होंने नोट किया कि ये नया लड़का में कुछ है नहीं है, वो तो आप बता सकते हैं या लोग जानते होंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने वर्तमान के जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय गुरु भाई, बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी ओएसडी थे उनके साथ। और आप भी ओएसडी थे? मैं ओएसडी में तो बाद में रहे उनके हाँ, जब गवर्नर थे। तो उन्होंने उस धामी साहब को कहा कि ये जो बच्चा है, लड़का है, इसको रोक के रखना। ठीक है? उसके बाद मैं उनसे जुड़ा, फिर फ़ोन नंबर आदान-प्रदान हुए और धामी साहब के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी तभी मैंने देख ली थी। एक यंग डायनामिक लड़का, वो भी 25-26 साल के होंगे, मैं 19-20 का था, तो लखनऊ से आया हुआ, खूबसूरत, लंबा है। और आज भी मुझे याद है, अगर धामी साहब ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, कि उनके हाथ में 3 फ़ोन थे उस ज़माने में, 2001 में। एस्कोटेल तब होता था, सुनने के भी पैसे लगते थे। 98370 से सीरीज़ उसकी हुई थी, जो अब आइडिया बन गया है। तो मुझे आज भी याद है, धामी साहब के हाथ में एक मोटोरोला और एक सोनी एरिक्सन, तीसरा आई थिंक नोकिया रहा होगा या किसी और कंपनी का, 3-3 फ़ोन। तो मतलब वो क्या कहते हैं, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तभी से लग गया था कि धामी साहब कि मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है और एक विजनरी आदमी है। और देख लीजिए आप, 20-25 साल के अंदर में ही वो मुख्यमंत्री दूसरी बार हो गए, तीसरी बार अब बनने जा रहे हैं, हैट्रिक मारने जा रहे हैं। तो आदरणीय कोश्यारी जी का बहुत आशीर्वाद मिला तब से, लगातार मिला, और कभी उनके और मेरे बीच में एक पॉलिटिकल राजनेता वाला नहीं रहा। एक अभिभावक के रूप में, पिता तुल्य के रूप में उनकी गाइडेंस मिली, डाँटें भी मिली हैं, बहुत ज़्यादा मिली हैं, और देश-विदेश घूमने का भी अवसर मिला। कई जगह मैं उनके साथ रहा हूँ अ और हमारे सबके राजनीतिक गुरु तो वही हैं। तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जीवन में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मेरे ही नहीं, हम सब जितने भी गुरु भाई हैं आज उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में, जितने भी एक्टिव लोग हैं, सबको माननीय भगत दा ने उँगली पकड़ के आगे बढ़ना सिखाया। थोड़ा पहाड़ की बातों में आते हैं सर। जी। पहाड़ का युवा या तो दिल्ली भाग रहा है या इंस्टाग्राम में रील बना रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ में? ये आज की बात नहीं है। जब राज्य गठन नहीं भी हुआ था, तब भी आपको पता है ना कि कहा जाता था कि पहाड़ का पानी और जवानी रुकता नहीं है, स्टेबल नहीं है, पहाड़ के काम नहीं आती। पहाड़ के काम नहीं आती है, और स्लोप है तो नीचे को बह जाते हैं दोनों। और रीज़न ये था कि उत्तराखंड की जो इकोनॉमी थी, वो आपका मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी, यानी कि अधिकांश लोग यहाँ फौज में थे और मनी ऑर्डर से ही पैसा उस जमाने में आता था। अब तो आपके पास सैकड़ों माध्यम है। उस जमाने में कोई एटीएम नहीं होते थे, कोई यूपीआई नहीं था, कोई ऐप नहीं थे और कुछ अन्य साधन नहीं थे, और दूसरा फिर साधन भी नहीं था। हर घर से लगभग एक नहीं तो दूसरे घर से, फौज में तो था ही व्यक्ति, वही सोर्स ऑफ इनकम था। पहाड़ों में खेती बाड़ी नाम मात्र की थी, अपनी रोजी रोटी लगाने के लायक। इसलिए यहाँ का आदमी नीचे को गया, और उस जमाने में लोग मजाक भी बनाते थे, जैसे आज आईएएस होता है ना, शायद आपको पता होगा, प्रोविंशियल जब यहाँ पर अंग्रेजों का सिस्टम था, तो तब आईसीएस कहा जाता, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो बाद में आईएएस हो गई। तो पहाड़ियों की मजाक जब बाहर बनाई जाती थी बॉम्बे में, तो कहते थे ये तो आईसीएस लोग हैं पहाड़ के,
इंडियन कुकिंग सर्विस। तो अच्छा। हमारे अधिकांश लोग आपको पता हाँ, होगा कुकिंग में ही कुकिंग में रहे हैं, सर्विस में रहे हैं, और होटलों में आप आज भी देखेंगे आज भी है। बड़े से बड़े शेफ हो या छोटे से छोटे ढाबे में काम करने वाले हो, तो कुमाऊं और गढ़वाल के लड़के आपको देश में नहीं विदेश में मिल जाएंगे। देश में भी। आप न्यूजीलैंड जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जी। यूएस जाओ, ये बात सच है जो आपने पूछी क्वेश्चन में। जी क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड टूरिज्म से आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। ठीक है, कैसे? टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी होगी हमारी, और हमारे पास संसाधन बहुत है। अभी आप देख लीजिए, चारधाम यात्रा तो हमारी सुपर हिट थी। मसूरी नैनीताल को सब जानते हैं, और बड़े हिल स्टेशन को भी जानते थे। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी आदि कैलाश ओम पर्वत इधर आए हैं, जागेश्वर, तो नए डेस्टिनेशन लोगों को मिले हैं। अभी डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे, ओली में हो रही है, कॉर्बेट में हो रही है, मेरे गृह क्षेत्र भीमताल नकुचताल में हो रही है, और उधर गढ़वाल में भी चक्राता, और कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ हो रही हैं। ऋषिकेश तो अपने आप में ही, त्रिजुग नारायण जहाँ भगवान शिव और पार्वती जी ने विवाह किया था। और उसका सबसे बड़ा रीज़न आप जो बता रहे हैं कि रिवर्स पलायन, जिसको आदरणीय कोश्यारी जी और अब माननीय धामी जी की सरकार बहुत मजबूत रूप से उस पर काम कर रही है। जी। हर व्यक्ति अपने गांव की तरफ लौट रहा है। अभी आप आदि कैलाश ओम पर्वत आज 6वां-7वां दिन हुआ है। मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, रजिस्ट्रेशन 21-22 हज़ार लोगों के हो चुके थे। समझ रहे हैं आप? जी। कितना टूरिस्ट वहाँ पर जा रहा है। तो अ, ये स्वाभाविक बात है कि टैक्सी वाले को भी काम मिल रहा होगा, है ना? रास्ते में चाय वाले को भी काम मिल रहा होगा, जनरल स्टोर को भी मिल रहा होगा, पोर्टर को भी मिल रहा होगा, घोड़े वालों को भी मिल रहा होगा। और जो सरकार बराबर हमारी जो नीति है धामी साहब की सरकार की, कि हमारी जो होम स्टे योजना है, जी। वो बहुत सफल चल रही है, और हम उसमें 50% तक सब्सिडी दे रहे हैं। तो मतलब ऐसा टूरिज्म तो नहीं जहाँ लोग पहाड़ पर सिर्फ डीजे लेकर पहुंच जाते हैं, उस चीज को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं टूरिज्म में? नहीं, पुलिस बहुत सख्ती से काम कर रही है। जी। बीच में हरियाणा का कल्चर जो राइट। आपने देखा होगा, हरिद्वार ऋषिकेश में थोड़ा डिस्टर्बिंग Correct, एलिमेंट घुस रहे थे, जी। अब बढ़िया करके उनकी तुड़ाई हो रही है। ओके। बढ़िया करके मैं कह सकता हूँ उनको पुलिस पेल रही है। जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको गुंडई सोच के जो लड़के हैं, युवा हैं, व्यक्ति हैं, उनको बता भी देना चाहता हूँ, आप इंजॉय कीजिए, मौज कीजिए, होटल में रहिए, अपने कमरे में कीजिए। अगर हुड़दंग नदियों के किनारे पवित्र, चाहे वहाँ माँ गंगा हो और अन्य नदियाँ सभी यहाँ पर हमारी उत्तराखंड में पतित पावनी नदियाँ हैं, उनमें अगर आप सोचोगे कि हम मुर्गा मांस खाएंगे और दारू सारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, तो बढ़िया करके मित्र पुलिस नहीं रहे, अब उत्तराखंड पुलिस ठोकेगी आपको वो। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं सर। अगर कल आप सीएम बन जाएं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? नहीं, कल कहाँ सीएम बनना कोई इतना आसान थोड़ा था है। सीएम बनना नहीं बनना, अभी तो धामी जी 15 साल के लिए उन्होंने कोई वैकेंसी किसी के लिए छोड़ी नहीं है, ठीक है ना? और सीएम बनना नहीं बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना, ये तो सब भाग्य की चीज़ है। जी। और भारतीय जनता पार्टी में तो कोई मांगता भी नहीं है, ओके। है ना? धामी साहब भी जब उनकी घोषणा हुई थी, अंतिम पीछे बैठे थे, आपको पता होगा। स्वयं उनको भी नहीं पता था अच्छा। कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जहाँ कार्यकर्ता को अगर दरी बिछाने का काम दिया था वो भी करता है, और नितिन नवीन जी की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, कल देखा आपने मोदी जी ने कितने प्यार से कंधे से उनको आगे रखा जी। दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय। जी। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, और हम धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 15 साल तक और धामी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। जी। अच्छा, सर पावर का असली नशा क्या होता है आपके हिसाब से? पावर का असली नशा, जैसे पावर में तो कोई सत्ता की नशा, पावर होती है। पावर में कोई नशा ही नहीं होना चाहिए। मैं ठीक है। सुनता हूँ लोग कहते हैं सत्ता का नशा है ये। जी। आज मंगलवार है, तिलक लगाया, मैं आपके वहाँ बैठा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ के आया हूँ। जी। कल सोमवार था, परसों संडे था, मैं अपनी स्कूटी में गया ये अपना शेविंग कराने, टी शर्ट और जीन्स पहन के। 2-3 लड़के मुझे रुके, ध्रुवदा रुको रुको, श्यामा गणन में बोले मंत्री बन गए ऐसे घूम रहे हो। वो व्यक्ति तो व्यक्ति ही रहेगा ना, सही बात है। व्यक्ति कहाँ बदलता है। हाँ। तो ये जो चीज़ें चलती हैं कि पावर का नशा होना चाहिए, सत्ता का नशा होना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं ओके। आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी युवा साथियों से या अपने कोलीग से यही रिक्वेस्ट करूँगा, बी सिंपल, लिव लाइफ लाइक अ जेंटल पर्सन, और सामान्य रहिए, ज़मीन से जुड़े रहिए, वही आपको एक दिन महान व्यक्ति बनाएगी। अब थोड़ा-सा मुश्किल सवाल मैं आपसे नो पूछता हूँ। प्रॉब्लम। आपका जो पद है, जी, दर्जा राज्य मंत्री सूचना विभाग, बिल जो कि वाइस चेयरमैन हाँ, हाँ। होते हैं, तो अपोजिशन कहता है कि ऐसी अपॉइंटमेंट योग्यता से ज़्यादा पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से मिलती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, विपक्ष कहता है तो क्या
जब कांग्रेस की सरकार होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को दायित्व मिलते हैं क्या? जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो दायित्व दिए जाएंगे। जी अब बताइए ना, सही बात है। कांग्रेस के कालखंड में चाहे नीति तिवारी जी रहे हो, हरीश रावत जी रहे हो जी और अपना अन्य रहे हो, तो क्या उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को बनाया, सही बात है। दायित्व दिया? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो इस पद के लिए बेस्ट है। बहुत अच्छा लगा अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो। बिल्कुल, मेरा तो ये धन्यवाद। मानना है। मैं मतलब धन्यवाद देता जो हूँ। मैंने आपके ऊपर रिसर्च करी, जो मैंने जी। आपके ऊपर देखा, आपका जो बैकग्राउंड रहा, भाजपा सरकार ने या माननीय धामी जी ने अगर कुछ सोच समझ के बनाया तो उन्होंने सोचा है, समझा है, तभी आपको ये दायित्व मिला है। मैं धामी जी का आभार प्रकट करता हूँ। जी, वो हमारे गुरु भाई हैं, बड़े भाई हैं और हमारे एक सुलझे हुए और आप देखते हैं कितने धैर्य से जी। और बहुत ही इमोशनल भी हैं हुँ, और कम बोलते हैं और दिल में चीज़ों को रखते हैं, माइंड में रखते हैं। उन्होंने पहले से रखा होगा। उनको पता है कि ध्रुव रौतेला क्या मेरे लिए कार्य कर सकता है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने मेरा ही फ़ील्ड मुझे दिया। अच्छा, जनता इसे कभी-कभी कहती है कि ये रिवॉर्ड सिस्टम है, जनता कौन? आम जनता। नहीं तो रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर आपने कार्य किया है, हुँ, 26 वर्षों से मैं भी तो घिस रहा हूँ। हाँ। टॉन्ट सुनते-सुनते मैं भी तो मर रहा। हुँ, रोज़ दोस्त कह रहे, "अरे रौतेला कुछ बन रहा कि नहीं बन रहा?" अरे भाई, मेरी पत्नी, मेरी रिश्तेदार, मेरे सभी लोग इष्ट मित्र आप जैसे सभी पूछते थे, "अरे कोश्यारी जी के इतने क्लोज़, उनके इतने ख़ास बेटे जैसे, धामी साहब के इतने बिल्कुल राइट हैंड, आप कुछ नहीं बन रहे हो।" उस इतने वक़्त तो साल हो गए हैं आपको इतने साल पत्रकारिता हो में। गए हैं तो लोग कहते हर हैं, एक आपने शिखर छुआ लोग है कह रहे हैं। पत्रकारिता में। तो जब इतना जूते घिस के इतना उसके बाद मिला है तो उसको रिवॉर्ड ही कहिए तो अच्छा है मुझे तो मैं आई विल नॉट फील बैड फॉर दैट। राइट, राइट। राइट। कभी डर लगा आपको कि कोई आपका स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी बन जाएगा? ईश्वर की कृपा से लगातार डिबेट कर रहा हूँ, जी। सारे चैनल्स में बैठा हूँ, बढ़िया करके कांग्रेस को रगड़ता हूँ, धोता हूँ। आज तक तो ईश्वर की माँ सरस्वती का वरदान है कि कभी जबान ऐसी फिसली भी नहीं कि कुछ अपशब्द बोले हों जी। या कुछ हुआ हो। लेकिन हाँ, संयम रखना बहुत ज़रूरी है। ये धामी जी से भी हमने सीखा है। बिल्कुल चुन-चुन के आपने देखा होगा वो शब्दों को बोलते हैं और साइलेंटली चीज़ों को धैर्यता से रखते हैं। तो हम सबको उनसे सीखना चाहिए, पुष्कर सिंह धामी जी से, कि लिमिट का बोलना है, तुला हुँ। हुआ बोलना है और संतुलित मात्रा में बोलना है। सोशल मीडिया ने नेताओं को स्ट्रॉन्ग बनाया है या वीक? क्या लगता है आपको? दोनों चीज़, दोनों चीज़ें। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। जब आपके स्टारडम की बात आती है, जब आपको व्यापक लोकप्रियता मिलने की बात आती है, जैसे केजरीवाल ऐसे अगर गए, मीडिया के माध्यम से गए ना, जी। अन्ना आंदोलन को उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से उसका मैं कहूँ अतिक्रमण कर लिया या हुँ, छीन लिया, हुँ। वो कर लिया और अपने बड़े-बड़े लोग प्रशांत भूषण जैसे लोग, आदरणीय बड़े भाई मेरे कुमार विश्वास जी, वैसे आदरणीय आशुतोष मेरे बॉस रहे हैं, इतने अच्छे-अच्छे लोग आपने देखे होंगे, जी। उनको छोड़ के चले गए, हुँ, सत्ता के लोभ में उसमें। तो वो तो पूरा जो आंदोलन था वो सोशल मीडिया ने उसको हिट किया, हुँ, ठीक है ना? हुँ, और ऐसे वो गए केजरीवाल जी और ऐसे डाउन भी हो गए, आज देख रहे होंगे, हुँ। 6 सांसद अभी भी उनको छोड़ के चले गए, हाँ, अभी। ठीक है? और वहीं नरेंद्र मोदी जी टिके हुए हैं, ये हुँ, क्या है? वो केवल सोशल मीडिया नहीं है, वो लाखों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तप, जो हमारे स्टोन है, पिलर्स हैं, वो भी हमारे साथ है। खाली सोशल मीडिया मोदी जी के साथ नहीं है, वो भी हमारे साथ है। तो वी आर वेरी मतलब ग्रास रूट पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन। अगर कल सब कुछ चला जाए, पद, पावर, पहचान, तो ध्रुव रौतेला जी क्या करेंगे? फिर शून्य से स्टार्ट करेंगे। पद पद स्थायी होते कब है? पद तो जाना ही है जी। और पावर का मोह और पावर का घमंड किसी को होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? आज अगर आप स्कॉर्पियो में घूम रहे हो, हुँ, कल को आपको याद होना चाहिए कि आपने पहले ही कार कौन-सी ली थी मारुति 800 हुँ, और आज भी मैं स्कूटी चलाता हूँ, उसी ढंग से वो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। बड़े-बड़े लोग जीते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ा है। यूरोप में और अमेरिका में तो आपने देखा होगा, रिटायरमेंट के बाद भी वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं, जिस नौ प्रोफ़ेशन के वो होते हैं, नॉर्मल है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पद आएँगे, पद जाएँगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। आपका काम बोलेगा संघ ने एक चीज़ सिखाई है, चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति। बस वही है, चलना है और अपने काम जो हैं वो जारी रहेंगे। राजनीति और आंदोलन का अपना एक कनेक्शन होता है। हुँ। आपके जीवन का वो इम्पोर्टेंट आंदोलन कौन-सा था जिसे आज भी आप याद करते हैं? उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलन। हम 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में थे और जी। आज नहीं, आज 2 अभी 2 उत्तराखंड राज्य 2 मुलायम सिंह जी के खिलाफ
नारे, हम कितने साल के होंगे, 12-13 14 12-13 साल 15, ठीक है। और हमारी माताएं बहनें हर घर से निकल के उस मूवमेंट में खड़ी हुई। जी और अ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, रामपुर तिराहा कांड हुआ, इतना अपमानित हमारी माताएं बहनें हुई। यूपी के तत्कालीन पुलिस ने उनके साथ जो बर्बरता की, है ना, रेप तक की घटनाएं हुई, मर्डर हुए, ठीक जी है, खटीमा गोलीकांड हुआ, मसीरी गोलीकांड हुआ। जी तो हमने वो बाल्यकाल में देखा है उस दुख को, उस दर्द को। तो उसी ने मेरे जैसे उस दौरे के टीनेजर्स के जी मन में एक एक मजबूत हृदय का हमको बनाया कि ये जो राज्य हम इतने संघर्षों से ले रहे हैं, बन रहे हैं, पृथक हो रहे हैं यूपी से, तो जब हम किसी पद में आएंगे या कुछ होंगे तो इस राज्य के लिए जरूर हमें कुछ करना है, और उन शहीदों के अपमान का बदला भी लेना है, और उनकी आत्माओं को कभी ये साबित नहीं होने देना है कि जिनकी बदौलत ये राज्य बना, आज वो गलत हाथों में है। जी। और आज मैं धामी जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनके नेतृत्व में राज्य दिन दोगुनी चार चौगुनी प्रगति कर रहा है। अच्छा, आप हम एक नए सेगमेंट में आते हैं, रैपिड फायर। राइट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आप उसका एक शब्द में या एक लाइन में जी। उत्तर दे सकते हैं। बीजेपी या कांग्रेस, बीजेपी, और क्यों? उससे बढ़िया दल ही नहीं है कोई। ठीक है। राजनीति या मीडिया? अब राजनीति। अब राजनीति। ठीक है। पहाड़ या दिल्ली? पहाड़, पहाड़ हमेशा मन में से। हृदय, भीमताल। जी। हम्म, क्या मीडिया बिकता है? मीडिया कभी नहीं बिकता। ठीक है। एक नेता जिनकी आप बहुत इज्जत करते हैं? भगत सिंह कोश्यारी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। 2 नेता है मेरे जीवन में। ओके। जी। क्या सत्ता इंसान बदल देती है? सत्ता इंसान तो नहीं बदलती, हो सकता है नेताओं को बदलती हो, कुछ-कुछ। ठीक है, जी, तो आप अपने आप को क्या मानते हैं, इंसान की नेता? इंसान। ठीक है। उत्तराखंड में एक ऐसी चीज जो आप बदलना चाहते हैं? युवा जो सूखे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो अ, एक ट्रेंड में आ गया है, हम्म ये जो कोक कर रहे हैं लड़के, हम्म और जो क्या बोलते हैं उसको, ये अलग-अलग प्रकार के जो जी, सूखे गोलियां नशे हैं, सूखे नशे गोलियाँ हैं, इंजेक्ट भी कर रहे हैं। इंजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इसको बदलने की आवश्यकता है, और उत्तराखंड पुलिस और धामी जी के नेतृत्व में जिस तेज़ी से कार्य हो रहा है, जी उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सोशल मीडिया राजनीति के लिए वरदान है या खतरा? सोशल मीडिया राजनीति के लिए वरदान भी है और खतरा भी है, दोनों चीज़ें, दोनों 50-50 है। 50-50। जी, ठीक है। आज राजनीति सेवा है या ब्रांडिंग? सेवा। मेरे लिए तो सेवा है। आपके लिए सेवा है। हुँ। अभी हमारे पॉडकास्ट युवा सुन रहे हैं, यूथ, जी। जो कि अपने करियर की तैयारी भी कर रहे हैं, और कुछ युवा जो कि तैयार हो रहे हैं राजनीति में भी आने के लिए। तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर आप राजनीति में आने की मंशा रखते हैं, तो क्रिस्टल क्लियर पहले तो दिमाग में सोच लीजिए कि मैं किसी पावर या सत्ता के भोग के लिए नहीं जा रहा है। मुझे अ, समाज के जो मतलब वंचित लोग हैं, जी। जो पिछड़े लोग हैं, जो सुख सुविधाओं को एक तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए मुझे कार्य करना है। इस सोच के साथ सारे युवा जो भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, वो आएँ। अगर वो सोचेंगे कि मैं ये टूटा गाड़ी घोड़ा, समझ रहे हैं? ये भी मिलता है ईश्वर ने। एक दिन आपको मिलेगा ना, जब आप पद पे होगे, राइट। आप छोड़ तो नहीं सकते, जी। क्योंकि प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स हैं, सही कहा आपने, और जी। वो आपको मिलेगा। लेकिन इस सोच से अगर आप आएँगे तो आप यू विल नेवर बी अ गुड पॉलिटिशियन, ठीक है? देखिए, विधायक होना, मंत्री होना, सांसद होना अलग बात है, नेता होना अलग बात है। आप मानते हैं? इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, बाला साहब ठाकरे, वो कभी ना विधायक रहे, ना सांसद रहे। महात्मा गांधी बापू, ना प्रधानमंत्री रहे, ना राष्ट्रपति रहे, और लीडर रहे। आज के अन्ना हजारे, ठीक है ना? दे ऑल आर लीडर्स। नेताजी बोस, ठीक है ना? तो पद आएगा, जाएगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी अ लीडर, गुड लीडर। पद आपको कभी लीडर नहीं बना सकता, लीडर को पद ज़रूर मिल सकते हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। तो वैभव उप्रेती शो को आप सभी लोग देखिए। युवा हैं, इंजीनियर रहे हैं, एमबीए किया है इन्होंने, और इन सब चीज़ को छोड़ के अगर ये नया काम आप कर रहे हैं, जी। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड के युवाओं को मैं वैभव जैसा बनने को इसलिए कहूँगा कि वो मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ के आया है। वो दिल्ली एनसीआर या बड़े सिटीज़ को छोड़ के हल्द्वानी में रह रहा है, और रिवर्स पलायन का सबसे बड़ा उदाहरण युवाओं में आज वैभव ने हमें दिया है। निश्चित रूप से घर आइए
होम स्टे कीजिए, खेती कीजिए, एक से एक चीज़ है जी। रोजगार उत्तराखंड में करने के लिए। और हमसे जुड़िए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को अपना बड़ा भाई मानिए, जितने भी युवा हैं, जी। और धामी जी की सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और स्वरोजगार करिए। और आज के ज़माने में आप लोग इसको क्या कहते हैं, स्टार्टअप्स लगाइए। हम लोग, सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं आपको और जिज्ञासु भाई जो कैमरे के पीछे हैं, दोनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। आपका ये पॉडकास्ट पूरे देश में नहीं, विश्व में भी इसको ख्याति मिले, मेरी मंगल कामनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था ध्रुव रौतेला जी के साथ एक बेहद खुला, बेबाक और गहरा संवाद। अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और हमें कमेंट से बताइए कि क्या राजनीति और मीडिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या फिर एक ही सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं।